हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है उसके तहत 7th क्लास का जो 3rd चैप्टर है जियोग्राफी का, आवर चेंजिंग अर्थ। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है, तो लिथोस्फेरिक प्लेट, उसके अलावा अर्थ के मोमेंट्स एंड सम बेसिक्स ऑफ वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स और मेजर लैंडफॉर्म्स, उसके साथ ही वर्क ऑफ रिवर्स, वर्क ऑफ आइस, वर्क ऑफ सी वेव्स एंड वर्क ऑफ विंड। ये कुछ बेसिक पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। अब लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है? जैसे जो हमारी अर्थ है, अब प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो मैंने बताया था अर्थ का जो इंटरनल है वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, मिडल पार्ट मेंटल एंड इंटीरियर पार्ट कौन सा था? कोर। ओके, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब जो क्रस्ट है और जो टॉप मोस्ट पार्ट है, या फिर बोल सकते हो जो आउटर पार्ट है किसका? मेंटल का। ये दोनों किसकी फॉर्मेशन करते हैं? मिलके ये जो कंप्लीट पार्ट हो जाएगा दैट इज लिथोस्फेयर। मतलब क्रस्ट और आउटर पार्ट ऑफ मेंटल ये क्या बनाते हैं? दोनों मिलके लिथोस्फेयर। क्या बनाते हैं? लिथोस्फेयर। ओके, और जो ये लिथोस्फेयर है हमारा, ये क्या है? नंबर ऑफ प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है। आपकी बुक में तो इसमें गिवन नहीं है कितनी प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है, वो आपके फ्यूचर के अंदर जब आप पढ़ोगे 8th 9th 10th के अंदर आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा हाउ मैनी प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है। वैसे मैं बता देता हूँ 7 मेजर्स प्लेट हैं, उसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स है जिसके अंदर जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है या जो लिथोस्फेयर है वो इन प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है। अगेन मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, उसकी हेल्प से आपको थोड़ा सा इमेज क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर की किस प्रकार से डिवाइडेड है। जैसे ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? लिथोस्फेयर। ये क्या है? लिथोस्फेयर। ओके, ये किस प्रकार से प्लेट में डिवाइडेड है? जैसे ये एक पार्ट यहाँ से इसका ब्रेक है, टूटा हुआ है यहाँ से। ओके, ये प्लेट नंबर 1 हो गई। तो इस प्रकार से अगेन ये यहाँ से ब्रेक है, ये प्लेट नंबर 2, अगेन ये यहाँ से ब्रेक है। ओके, तो इस प्रकार से 7 मेजर प्लेट्स के अंदर ये ब्रेक है, टूटा हुआ है। ओके, 7 मेजर प्लेट्स है और उसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी, काफ़ी सारी है माइनर प्लेट्स। वो माइनर प्लेट्स वगैरह के बारे में आप फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ोगे आप। तो समझ गए आप लिथोस्फेरिक प्लेट हमारी किस प्रकार से डिवाइडेड है। अच्छा, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट हैं, ये जो प्लेट्स हैं, अब आपको चलो मैं ये आंसर बता देता हूँ इस चीज़ का, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा इंडिया है, हमारी प्लेट है, मतलब हम किस प्लेट के ऊपर लाई करते हैं। मैंने बताया 7 मेजर प्लेट्स हैं, उन 7 मेजर प्लेट्स में से इंडिया किस प्लेट पर लाई करता है? इंडिया कौन सी प्लेट है? हमारी कौन सी प्लेट है जिसके ऊपर इंडिया लाई करता है? तो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके, और जो हमारे से ऊपर जो प्लेट है वो कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। जैसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है एंड जो हमारे से ऊपर वाली है ये है यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेट्स, ये प्लेट इधर मूव करती है, जब ये दोनों प्लेट टकराई थी तो इनके टकराने से जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो हिमालय पर्वत की फॉर्मेशन कैसे हुई थी? जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई थी तो टकराने की वजह से क्या हुआ था? यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत की फॉर्मेशन हुई थी, हिमालय पर्वत बना था। ओके, तो ये प्लेट्स क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। आप लोगों को शायद सुन के भी अजीब लगेगा ये चीज़ कि जो हमारी प्लेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं अर्थ के ऊपर, ये प्लेट्स क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। बट ऐसा महसूस नहीं होता हम लोगों को कि चल रही हैं, मूव कर रही हैं, क्योंकि पूरे साल के अंदर अप्रोक्सीमेट 1 मिलीमीटर मूव करती है। किसके अंदर? 1 ईयर के अंदर। अब 1 ईयर के अंदर 1 मिलीमीटर का भी मूवमेंट है, हो सकता है आप लोगों को पता भी ना चले इसके बारे में, महसूस भी नहीं होता है। मतलब कहने का ये है कि हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं इस तरह कि हमारी प्लेट मूवमेंट कर रही है, फिर जो अर्थ की प्लेट्स हैं ये मूवमेंट कर रही हैं। और इनका मूवमेंट होता किस प्रकार से है? इसको आपको एक एग्जांपल की हेल्प से आपकी बुक में दे रखा है, आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो करके देख सकते हो। एक बर्तन लेना है आपने, उसके अंदर क्या करना है? वाटर रखना है, और उस बर्तन को क्या करना है? आप लोगों ने गैस पर रख दिया। यहाँ पर मान लेते हैं ये आपने क्या किया? गैस पर रख दिया उस बर्तन को, और उसके अंदर ये आपने वाटर डाल दिया। अब इसके अंदर आप एक क्या करो? पेपर का टुकड़ा डाल दो इसके अंदर। ये डाल दिया हम लोगों ने एक पेपर का टुकड़ा छोटा सा गोल करके। अब इस गैस को ऑन कर दो, तो जैसे वाटर गर्म होगा तो क्या होगा? नीचे का जो वाटर क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऊपर का वाटर कैसा है? ठंडा है। जो
इसके टच में ये वाटर कैसा हो गया, हॉट हो गया। आपने अगर साइंस के अंदर पढ़ाओ कंडक्शन कन्वेक्शन, सॉरी कन्वेक्शन अगर आपने पढ़ाओ, कंडक्शन कन्वेक्शन अगर आपके साइंस की बुक में आ गया होगा तो ये एग्जाम्पल आपके टीचर ने आपको बताया होगा, वहाँ पर आपने वहाँ पढ़ा होगा किसके बारे में, कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में। सेम जो कन्वेक्शन की प्रोसेस है वहाँ पे आप लोगों को बताई जाती है। तो इस मेथड से क्या है कि जब आप इसके अंदर गैस को ऑन करते हो तो नीचे का वाटर गर्म होता है, तो गर्म वाटर क्या होता है, हमेशा ऊपर जाता है, और जो ठंडा वाटर होता है, कोल्ड वाटर, वो क्या करता है, नीचे आता है। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि जो ये पेपर आपने डाला था, जब ये गर्म वाटर होगा, नीचे का जो वाटर गर्म होगा, तो ये पेपर इस वाटर के साथ कैसे करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, और कुछ देर बाद ये जब वो ठंडा वाटर नीचे की तरफ आएगा तो ये पेपर अगेन घूम के वापस नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो आप सिर्फ ये पेपर हमने इसमें क्यों डाला, ताकि इससे आप ऑब्जर्व कर सको कि ये पेपर वाटर के अंदर क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। अब ये पेपर यहाँ नीचे रखा हुआ था, जैसे वाटर गर्म होगा तो ये क्या करेगा, पेपर उस हॉट वाटर के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि गर्म वाटर हमेशा ऊपर की तरफ उठता है और ठंडा वाटर हमेशा क्या करेगा, नीचे की तरफ आता है। तो जब ये गर्म वाटर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पेपर साथ उसके ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये ठंडा वाटर नीचे आएगा तो ये पेपर क्या है, उसके साथ नीचे आएगा। तो सेम इसी प्रकार से जो हमारी अर्थ है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्यों बताया है मैंने यहाँ पे, जो हमारी अर्थ है ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है। ओके, और लिथोस्फेरिक प्लेट के जस्ट नीचे ये क्या है, यहाँ पर ये भरा हुआ है मैग्मा, यहाँ पर अर्थ के अंदर ये क्या है, यहाँ पर मैग्मा है, जो मैंने डॉटेड लाइन डाली है, ये क्या है, मैग्मा, और ये किस में है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। किसमें है, लिक्विड फॉर्म में है। जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये भी किस प्रकार से ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है। ओके, कैसे रोटेट करता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, वो पेपर उसके अंदर कैसे रोटेट कर रहा था कि हॉट वाटर ऊपर जा रहा था, कोल्ड वाटर नीचे मूव कर रहा था। तो सेम ऐसे ही जो हॉट मैग्मा होता है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर के पास जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, प्रेशर बढ़ता चला हो जाता है। तो ऐसे ही जब ये हॉट मैग्मा होता है, ओके, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो ऊपर कोल्ड है, ठंडा है, जिसका टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये मैग्मा क्या है, यहाँ पर मूवमेंट करता रहता है। जैसे मैंने अभी पेपर का जो मूवमेंट दिखाया ना आपको, सेम इसी प्रकार से क्या होता है, ये मैग्मा मूवमेंट करता रहता है। और इस मूवमेंट की वजह से जो इसके ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये जो लिथोस्फेरिक दिख रहे हैं आपको, ये लिथोस्फेयर, ये प्लेट्स में डिवाइडेड था। तो ये प्लेट्स अगर मान लेते हैं ये यहाँ पर मैग्मा मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर ये प्लेट टिकी हुई है, तो प्लेट क्या करेगी, इस मैग्मा के साथ मूवमेंट करेगी। जिस डायरेक्शन में ये मैग्मा प्रेशर डालेगा, इसके ऊपर मूव कर रहा होगा। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो जो हमारी प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो प्लेट एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगी। ये आपको फ्यूचर में पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो सिर्फ अभी फ़िलहाल यहाँ पर इतना है कि जो ये मैग्मा है मूवमेंट करता है, उसकी वजह से जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। क्या करती है, मूवमेंट करती है। ओके, तो द लिथोस्फेरिक प्लेट इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। जो हमारा लिथोस्फेयर है वो किसमें, नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन है, उसी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोला जाता है। और ये जो प्लेट्स हैं ये 1 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेट मूवमेंट करती है, किसमें, 1 ईयर के अंदर। और कैसे मूवमेंट करती हैं, जो मैग्मा है वो मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और वो कैसे मूवमेंट कर रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब है कि जो ये मूवमेंट होता है किसका, मैग्मा का, यार सॉरी, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का। तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी अर्थ की सरफेस है, कहाँ पर, अर्थ की सरफेस के ऊपर कुछ चेंजेज होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था, हिमालय पर्वत कैसे बना था। जब 2 प्लेट्स मूव की थी, जब दोनों प्लेट्स टकराई थी, तो दोनों प्लेट्स के टकराने से क्या बना था, हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी, हिमालय पर्वत बना था। तो हिमालय पर्वत की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई थी, अर्थ की सरफेस पे। और किसकी वजह से हुई थी, 2 प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से। अब वो कौन कौन सी प्लेट्स थी मैंने बता दिया, बाकी ये नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर कभी। ओके, तो जब फिलहाल यहाँ पर कि जो मूवमेंट्स है किसका, प्लेट्स का, तो प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं। ओके, अब बात करते हैं अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में। तो जो अर्थ पर फोर्सेस लगती हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अर्थ के मूवमेंट्स को डिवाइड कर रखा है। तो 2 टाइप की फोर्सेस लगती हैं, एक तो होती है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडो मीन्स इनसाइड और जेनिक मतलब ओरिजिन। ओके, तो एंडो मीन्स इनसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, जिनका ओरिजिन क्या है, इनसाइड है। मतलब अर्थ के इनसाइड से जो फोर्सेस उत्पन्न होती है उनको क्या बोला जाता है, एंडोजेनिक
फोर्सेज, या जो अर्थ के अंदर से लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेज। और एक्सो मतलब आउटसाइड, जो अर्थ के बाहर से लगते हैं, जो अर्थ के सरफेस पर काम करते हैं जो फोर्सेज, उनको क्या बोला जाता है, एक्सोजेनिक फोर्सेज। तो एंडोजेनिक देखते हैं, द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो अर्थ के अंदर लगते हैं, आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज, उनको क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेज। और एक्सोजेनिक, द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पर काम करते हैं, इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज, उनको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेज। इस टेबल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो एंडोजेनिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है सडन, मतलब जो अचानक फोर्सेज लगते हैं, एक होता है डायस्ट्रोपिक, जो स्लो मोशन में काम करते हैं। डायस्ट्रोपिक फोर्सेज मतलब बिल्डिंग मोमेंट्स, माउंटेन्स, बिल्डिंग माउंटेन्स। जैसे कि आप हिमालय पर्वत की फॉर्मेशन हुई है, वो कहाँ से हो रही है, ये 2 प्लेट्स थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेट्स टकराई है, मूवमेंट कर रही है, तो क्या है, जो ये मूवमेंट है इन प्लेट्स की, ये सडन मूवमेंट है, नोट, ये कैसी डायस्ट्रोपिक मूवमेंट है, बिल्कुल स्लो है, धीरे धीरे हो रही है। और ये इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब ये प्लेट्स मूव कर रही है तो इनकी वजह से एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं, और उससे यहाँ पे क्या हुआ है, हिमालय पर्वत की फॉर्मेशन हुई है, जो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या हो गया, बिल्डिंग माउंटेन्स। तो जो माउंटेन्स होती है उनकी फॉर्मेशंस कैसे होती है, मोमेंट्स ऑफ प्लेट्स की वजह से, या फिर कुछ फोर्सेज की वजह से जो अर्थ के अंदर से लग रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रही है, ये प्लेट्स मूव कर रही है, और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। तो इसे क्या बोलेंगे, डायस्ट्रोपिक फोर्सेज। ओके, अब सडन फोर्सेज की बात करें, जैसे अर्थक्वेक आ गया। अब जैसे अर्थक्वेक आएगा तो कुछ, मतलब अर्थक्वेक आया कैसे है, कुछ अर्थ के अंदर कुछ हलचल हुई, इन प्लेट्स के अंदर कुछ मूवमेंट हुई, उसकी वजह से कुछ फोर्स लगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ के ऊपर वाइब्रेशंस की वजह से अर्थक्वेक आ गया। ओके, सेकंड है वोल्केनो। वोल्केनो भी अर्थ के अंदर जो सडन फोर्सेज लगती हैं उनकी वजह से क्या आता है, वोल्केनो आता है। थर्ड है लैंडस्लाइड्स। तो ये 3 फोर्सेज है, 3 एक्टिविटीज़ है जो होती है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स। ये किसके अंतर्गत होती है, सडन फोर्सेज के थ्रू। अगर सडन फोर्सेज लगेंगी तो उसके तहत जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, लैंडस्लाइड होते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, अगर सडन जो मोमेंट्स होता है, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, इसकी वजह से भारी तबाही होती है पृथ्वी के, सॉरी, अर्थ के ऊपर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ अर्थक्वेक, जो भूकंप वगैरह आते हैं, तो अगर भूकंप की तीव्रता जो होती है अगर तेज़ होती है अर्थक्वेक की, तो उससे क्या होता है, जो डिस्ट्रक्शंस होता है कहाँ पर, अर्थ के सरफेस के ऊपर हैवी डिस्ट्रक्शंस होते हैं, मास डिस्ट्रक्शंस, बड़ी मात्रा के अंदर तबाही होती है। सेकंड है एक्सोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज मतलब जो अर्थ के बाहर से लगते हैं। अब अर्थ के बाहर से कौन कौन से फोर्स लगते हैं, इससे क्या होता है, इरोजनल और डिपोजिशनल होता है। जैसे ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप ये मान लेते हैं कि रिवर है, रिवर अब फ्लो कर रही है यहाँ से, तो अपने साथ क्या करती है, जो ये माउंटेन्स है इसको क्या करेगी, इरोड करेगी, और ले जाके नीचे क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। ये क्या है, ये इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्सेस। ओके, किस किस की वजह से होता है, रिवर्स, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस लगता है वो किस किस चीज़ की वजह से हो गया, रिवर्स की वजह से, विंड्स की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, और ये 3 पॉइंट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 4th पॉइंट है सी वेव्स। तो सी वेव्स की वजह से भी कुछ फोर्सेस लगती हैं जो अर्थ के सरफेस पे काम करती हैं। ओके, तो ये कुछ फोर्सेस थी जिनकी वजह से अर्थ पे कुछ मूवमेंट्स होती हैं। अब वोल्केनो क्या होता है, इवेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है, इमेज आपको दिख रही है, इमेज की हेल्प से बताता हूँ अभी 1 मिनट के बाद आपको। इवेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, जो मतलब अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है, थ्रू विच, उसमें से क्या होता है, मोल्टन मटेरियल अचानक बाहर निकल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वोल्केनो। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये मोल्टन, ये क्रस्ट हो गई, मतलब लिथोस्फीयर हो गया, और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, मोल्टन मैग्मा है यहाँ पर। ओके, ये क्या करेगा, सडनली यहाँ से होल करके इसके से अंदर से एक वेंट के थ्रू अर्थ के सरफेस पर आ जाएगा इस तरीके से। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्केनो। ओके, वेंट ओपनिंग, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये हमारी क्रस्ट है, येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ये अर्थ की क्रस्ट है, और उसके नीचे क्या, ये मेंटल है, मेंटल के अंदर ये मैग्मा भरा हुआ है, और ये मैग्मा प्रेशर से लगाता है, प्रेशर की हेल्प से क्या करता है,
अर्थ के सरफेस पर इस होल के थ्रू बाहर आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्केनो। इसको क्या बोलते हैं, वोल्केनो। और जिस पाइप से निकलता है, आपको जो बारीक पाइप नज़र आ रही है, दैट इज़ वेंट। क्या है ये, वेंट। इसी को क्या बोलते हैं, वेंट। एंड इसका जो ये पार्ट होता है, इसको क्या बोलेंगे, जो इस तरीके की शेप का पार्ट होता है, दैट इज़ क्रेटर। इसमें इस तरीके की शेप बनती है इस पे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये क्या है, क्रेटर। और ये मैग्मा हो ही गया, आपको बता दिया, यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है, दैट इज़ क्रस्ट। टॉप मोस्ट लेयर होगी, ये मेंटल है यहाँ पर। और गैसेज एंड एस का क्या मतलब है कि जो मैग्मा होता है वो कैसा होता है, काफ़ी हॉट होता है। जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे जो वोल्केनो फटता है तो उससे काफ़ी अमाउंट में क्या निकलती है, गैसेज निकलती है, और काफ़ी अमाउंट में राख, धुआं वगैरह उससे काफ़ी निकलता है। ओके, तो वोल्केनो हो गया। आपकी बुक के अंदर इसमें सिर्फ बेसिक से दिया हुआ है कि वोल्केनो क्या होता है, जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे एक वेंट के थ्रू, एक होल के थ्रू अर्थ के सरफेस पे निकलता है या फिर इरप्ट होता है, दैट इज़ वोल्केनो। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। अब अर्थक्वेक आपको पता है भूकंप आते हैं धरती पे क्यों आते हैं, जो मैंने अभी आपको लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बताया ना कि अर्थ की जो लिथोस्फेयर है जो हमारा, वो कितने पार्ट्स में, किसमें, प्लेट्स में डिवाइडेड है। जो प्लेट्स क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं, डेली मूवमेंट करती हैं, अभी भी मूवमेंट कर रही हैं। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, अर्थ के अंदर पता नहीं काफ़ी कितने अर्थक्वेक्स आते हैं अर्थ के अंदर, क्योंकि प्लेट्स हैं वो डेली मूवमेंट करती रहती हैं, उनका मूवमेंट चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो मूवमेंट जो कि उस मूवमेंट की वजह से अर्थ के अंदर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, बट जो काफ़ी कम होते हैं इसलिए हमें महसूस नहीं हो पाते, और जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो क्या है, अर्थ पर हम लोगों को महसूस होते हैं। ओके, अब देखो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें क्या होता है, जब लिथोस्फेरिक मूव करती है, लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है, जो अर्थ का सरफेस है वो क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और ये वो जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन क्या करती है, ये ट्रैवल्स ऑल अराउंड द अर्थ, अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं, और उसी की वजह से जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, दीज वाइब्रेशंस कॉल्ड, इनकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। वाइब्रेशंस का अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को कि जब आपने वाटर के अंदर, आप कभी भी शांत वाटर होता है ना, उसके अंदर आप जाके एक पत्थर फेंक दो तो आपको इस तरीके से राउंड 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 वेव नज़र आएंगे चलते हुए। ओके, इस तरीके से वेव निकलती हैं। तो जब अर्थक्वेक आता है, मान लेते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक का सेंटर है, फोकस है यहाँ पर, तो जब यहाँ से अर्थक्वेक निकलना स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से क्या निकलनी स्टार्ट होंगी, उसकी ये वाइब्रेशन चलनी स्टार्ट होती है अर्थ के ऊपर। इसमें वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। ओके, जब अर्थक्वेक की आपको वेव्स के बारे में पढ़ाएंगे तो अर्थ में तीन प्रकार की वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव। इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा डेंजरस है, किस वेव्स की वजह से अर्थ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो ये आपको जब उन वेव्स के बारे में पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से जब ये क्या होता है, वेव्स निकलती हैं, वाइब्रेशन चलती है आगे ये, तो जब ये अर्थ के सरफेस पर आती हैं तो हमें क्या महसूस होता है, अर्थ पे जो अर्थक्वेक मतलब धरती हिलती हुई महसूस होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ओके, तो इन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की वेव्स होती है और कब कौन सी वेव्स हमारे लिए हानिकारक होती है। तो आई थिंक अर्थक्वेक आपका हो गया। जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है मूव करती है, उसके मूव करने की वजह से क्या है, वाइब्रेशन निकलती है, और ये वाइब्रेशन अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है, उसी से क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। ओके, अब बात करते हैं फोकस के बारे में और एपिसेंटर के बारे में, कि फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या है। अच्छा, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि अर्थक्वेक आता है तो आपको वाइब्रेशंस किस प्रकार से महसूस होती है। तो उसके लिए आपको सेम वही एक कोई भी बर्तन लेना है कि इस प्रकार का, उसके अंदर वाटर फिल करना है। ओके, उसको ऊपर से कवर करना है। उस एक्टिविटी को आप करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। ओके, जो सेम एक्टिविटी जो मैंने अभी बताया आपको उसी प्रकार से है कि किस प्रकार से आपको वो वाइब्रेशन अर्थ के सरफेस पर महसूस होती है। वो एक्टिविटी इन्होंने प्रैक्टिकल करने के लिए बोला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज़रूर करके देखें ट्राई। ओके, जो अभी मैंने वाइब्रेशंस के बारे में बताया ना कि अर्थ के सरफेस पर हम लोगों को जो वाइब्रेशंस महसूस होती है वो आपको प्रैक्टिकल करके आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोकस के बारे में कि फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। जैसे जो अर्थ के इनसाइड मतलब अर्थ के अंदर जहाँ पर ये अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अकर, जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। जो सिस्मिक एनर्जी है मतलब जो भूकंपीय एनर्जी है उसका क्या है, ये
सेंटर है, मतलब यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से वो अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, यहाँ से वो एनर्जी, सिस्मिक एनर्जी स्टार्ट होती है, इसी को क्या बोला जाता है, फोकस। तो फोकस कहाँ पर होता है, अर्थ के अंदर, जहाँ पर वो अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, जहाँ से वो अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसको क्या बोला जाता है, फोकस। और इस फोकस के जस्ट 90 डिग्री एंगल के ऊपर, यहाँ पर जो अर्थ के ऊपर सेम इसी से क्या करेंगे, इसके जस्ट यहाँ से स्ट्रेट अर्थ के ऊपर आ जाएंगे, और अर्थ के ऊपर जो पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है, एपिसेंटर। ओके, क्या बोलते हैं इसको, एपिसेंटर। तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट, जहाँ से मोमेंट क्या होती है, स्टार्ट होती हैं, जहाँ से मोमेंट स्टार्ट होती है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, जहाँ अर्थ के क्रस्ट के अंदर, मतलब फोकस कहाँ पे होता है, अर्थ के अंदर होता है, और जो एपिसेंटर होता है वो अर्थ के सरफेस होता है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर। जहाँ पर फोकस स्टार्ट हुआ है ना, मतलब जहाँ पर मोमेंट स्टार्ट हुई है उसको तो क्या बोलेंगे, फोकस। द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर मोमेंट स्टार्ट, जहाँ पर मोमेंट स्टार्ट हुई उसको क्या बोलेंगे, फोकस। और उस फोकस के द प्लेस ऑन द सरफेस अबोव द फोकस, उस फोकस के बिल्कुल ऊपर, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। मतलब आप ये समझ लो, इस फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आपको क्या करना है, अर्थ के सरफेस पर आप आ जाओ, वहीं पे क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। मान लेते हैं जैसे काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे भूकंप का एपिसेंटर जम्मू कश्मीर के अंदर पर्टिकुलर इस प्लेस के ऊपर था, J&K के अंदर इस प्लेस पर था। ओके, उस जगह का नाम आपको बताते हैं, तो वो क्या था, उसका एपिसेंटर था, ना कि फोकस। क्योंकि फोकस तो उस जम्मू कश्मीर की जो अर्थ है, धरती के अंदर आप चले जाओ, जहाँ से वो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, फोकस तो वहाँ पर था। बट जहाँ पे वो हम लोकेशन आपको एड्रेस देते हैं, उस जगह का लोकेशन बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अभी क्या था, भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो वो क्या है, उसका एपिसेंटर है। ओके, और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, सिस्मिक वेव्स हैं, जो जिसको हम P वेव्स, S वेव्स और L वेव्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। ये क्या है, वो सिस्मिक वेव्स है। जैसे मैंने अभी आपको वाटर का एग्जांपल लेके बताया था, इस तरीके से वेव क्या करती है, मूवमेंट करती हैं। ओके, अच्छा, आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि इंडिया के अंदर हम जो हमारे मोस्टली भूकंप हैं या फिर जो अर्थक्वेक है, ये जो हमारा हिमालयन रीजन है यहीं पर क्यों आता है, नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है यहीं पर ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में इस साइड में अर्थक्वेक्स कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया या फिर जो हमारा हिमालयन रीजन है इसके कंपेयर में। क्यों आते हैं, एक बार सर्च करना, आप लोगों को इसका आंसर मिले तो बताना ज़रूर। अदरवाइज़ जो हमारे नेक्स्ट क्लासेज हैं, जब हम अर्थक्वेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, तो आई थिंक हमारा ये क्लियर हो गया, फोकस और एपिसेंटर हो गया हमारा क्लियर यहाँ पर। अब हम देखते हैं कुछ सिस्मोग्राफ क्या होता है। सिस्मोग्राफ वो है डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। एंड अर्थक्वेक इज मेजर्ड, जैसे जो हमारे न्यूज़, जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसके कुछ टाइम के बाद न्यूज़ पे आ जाते हैं ना कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर इतने तीव्रता का इतना भूकंप आया था, या इतनी तीव्रता का फ्रीक्वेंसी का भूकंप आया था। तो उसको कैसे मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाई सिस्मोग्राफ। मेजर किससे मशीन करते हैं, सिस्मोग्राफ से। इट इज़ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन मशीन, एक मशीन से मेजर किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। और जो अर्थक्वेक की एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, सिस्मिक। तो ये सिस्मिक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, ऑफ द अर्थक्वेक, उसको किस में मेजर किया जाता है, ऑन द रिक्टर स्केल के ऊपर। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे काफ़ी बार कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हम किस पे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल पर। कहाँ पर, रिक्टर स्केल पर। और उस मशीन का क्या नाम है, सिस्मोग्राफ। और कौन से स्केल पे मेजर किया जाता है, ऑन रिक्टर स्केल पर। अगर अर्थक्वेक 2.0 से लेस है, उसका मैग्नीट्यूड अगर 2.0 या फिर उससे कम है, तो उसको माना जाता है कि लिटिल, मतलब ना के बराबर था भूकंप। ओके, तो इससे 2.0 से नीचे, मतलब 1.0 का, 0.5 का, ये तो मोस्टली आते रहते हैं, हम लोगों को महसूस ही नहीं होते हैं। अर्थ के अंदर पता नहीं कितने अर्थक्वेक्स है, कितनी इस प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है, जो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फिर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1.0 से कम होता है, 2.0 से कम होता है। ओके, तो इसका मतलब होगा 2.0 से अगर उससे कम है मैग्नीट्यूड तो कैसा है, वो लिटिल है, ना के बराबर है। अगर अर्थक्वेक ओवर 5.0 है तो वो क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है हल्का फुल्का। ओके, उसमें चीज़ें गिर सकती हैं, जैसे आपके अगर कुछ अलमारी वगैरह पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, या फिर आपके जो
कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं बिल्कुल जो लूज हैं वो चीज़ें क्या कर सकती है, गिर सकती हैं, कुछ सिंपल माइनर डैमेज हो सकता है, आप ये समझ लो। 6.0 है तो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ हाइयर मैग्नीट्यूड का है ये 6.0 और इससे कुछ हाइयर मैग्नीट्यूड का है 6.245, तो वो क्या कर सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम, वेरी स्ट्रॉन्ग के अंदर। या फिर जो 7.0 और इससे जो ज़्यादा का है उसको किस में रखा जाता है, मेजर अर्थक्वेक, मतलब वो किस में माना जाता है, खतरनाक वाले भूकंप के अंदर उसको काउंटिंग किया जाता है। आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊँ तो किसमें, डेंजरस अर्थक्वेक के अंदर जो 7.0 से ऊपर होता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 2001 को किस डेट को, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के अंदर भुज में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी रिक्टर स्केल पे कितना मेजर किया गया था उसको, 6.9, कितना था 6.9, देखो 7 से कम ही था 6.9, और इसकी वजह से कितना ज़्यादा लॉस हुआ था वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आपकी जो बुक के अंदर दे रखा है ये मैंने डेट बता दिया आपको, 26 जनवरी 2001 को आया था। कितने का था, 6.9 का था। कहाँ पर था ये, भुज, गुजरात के अंदर आया था। काफ़ी डेंजरस था, काफ़ी ख़तरनाक था, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था वहाँ पर। ओके, इसके अलावा अब आपको अगर अर्थक्वेक आते हैं किसी प्लेस पर, अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या क्या सेफ्टी यूज करनी चाहिए, किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम, या फिर किस किस चीज़ से आपको, कहाँ पर आपको शरण लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको स्पोर्ट करना चाहिए, सेफ़ आप कहाँ महसूस करते हैं पर्टिकुलर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ओके, आपकी कुछ बुक में दे रखा है, कुछ आप अपने खुद सेल्फ, मतलब इस तरीके की एक 4-5 पॉइंट प्रिपेयर करके अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपकी बुक में दे रखे हैं, आप वहीं से पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप बता सकते हो। ओके, कि आपके लिए सेफ पॉइंट्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है उस टाइम पर। तो सिस्मोग्राफ हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। और इस रिपोर्ट को ज़रूर आप एक बार स्टडी कर लेना, जो ये रिपोर्ट दे रखी है इसके अंदर गुजरात की, इसको आप खुद से स्टडी करना है। इसके अंदर क्या क्या डैमेज हुआ था, क्या क्या जो भी आपकी बुक में दे रखा है, या फिर आप गूगल से सर्च करके भी इसके बारे में कुछ पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में, कि मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें स्टडी करना है। यहाँ पर देखो लैंडफॉर्म्स क्या है, ये टॉपिक हम जब मैंने माउंटेन्स, प्लेटिज वगैरह पढ़ाया था तब भी आप लोगों को लैंडफॉर्म्स पढ़ाए थे, तभी बताया था मैंने कि जो हमारी क्या है लैंडस्केप्स है वो कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, वॉर्न अवे होते रहते हैं। किसके द्वारा, मेनली 2 प्रोसेस, वेदरिंग और इरोजन। ओके, वेदरिंग और इरोजन की वजह से क्या होते रहते हैं, वो हमेशा उनका में कटाव होता रहता है, वो चेंज होते रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। किसके अंदर, जो हमारे लैंडस्केप्स हैं, ओके, उनमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसकी वजह से, 2 प्रोसेस है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। तो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी रॉक्स हैं वो ब्रेक हो रही है, टूट रही है। कहाँ पर, ऑन द अर्थ सरफेस पर, जो हमारी अर्थ की सरफेस है उस पर जो हमारी रॉक्स हैं वो क्या हुआ है, टूट रही हैं, ब्रेक हो रही हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग। ओके, क्यों, किस प्रोसेस को, जिससे हमारी अर्थ की सरफेस पर जो हमारी रॉक्स हैं वो क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेदरिंग। और इरोजन क्या होता है, इज़ द वेदरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप। जो हमारी लैंडस्केप है, कुछ जो हमारी लैंडस्केप हैं वो क्या हो रही है, वेदरिंग अवे, ब्रेक हो रही हैं। किसके द्वारा, डिफरेंट एजेंसीज, जैसे कि वाटर, विंड और आइस। वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा और आइस के द्वारा। ये भी हमने डिस्कस किया था। जैसे वाटर में जब रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ क्या करती है, चीज़ों को वो इरोजन करती है। विंड जब फ्लो करती है तो विंड भी क्या करती है, चीज़ों को कटाव करती है। सेम इस प्रकार से जो आइस होती है ग्लेशियर्स के अंदर, वो भी माउंटेन्स को क्या करती है, इरोजन करती है। ओके, तो जो इन डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा क्या हो रहा है, लैंडस्केप का वेदरिंग अवे या फिर जो कटाव हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। और जो ये मटेरियल होता है उसको क्या कर लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो ये इरोडेड मटेरियल होता है। अब मान ले माउंटेन्स हैं यहाँ पे, अब रिवर फ्लो करती है तो उस रिवर ने क्या कर दिया, इस माउंटेन्स को इरोड कर दिया, यहाँ से काट दिया। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, उसका वेदरिंग। और अभी जो इरोडेड मटेरियल है ये वाटर की हेल्प से, ये वाटर अपने साथ भाग के कहाँ ले जाएगा, इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इधर लेके आएगा और डिपॉजिट कर देगा नीचे ला के। यहाँ पे क्या कर देगा, जो इरोडेड मटेरियल को ये वाटर की हेल्प से या फिर विंड की हेल्प से क्या करेंगे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करेंगे और इस प्लेस पर लाकर उसको क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। ओके,
इधर क्या कर देंगे, उसको डिपॉजिट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, तो एक पहले तो क्या हुआ, इरोजन हुआ, ओके, फिर अगेन क्या हुआ, उसका डिपोजिशन हुआ। और जब इरोजन और डिपोजिशन होता है तो अर्थ के सरफेस पर कुछ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्रिएट होती हैं। क्या होती हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। जैसे जो माउंटेन्स थी, यहाँ से जब वो इरोड होके आती हैं तो नीचे आके जब यहाँ पे डिपोजिशन करते हैं, तो इसका एग्जांपल है हमारे गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन है, वो हिमालय पर्वत से जो रिवर्स आती है, कौन कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, वो क्या करती है, माउंटेन्स को इरोड करती है और उसको अपने साथ भाग कर लाती है। और जो इरोडेड मटेरियल होता है उसको ला के नीचे उन्होंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। और इसी से किसकी फॉर्मेशन हुई थी, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इसका काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है और हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं वर्क ऑफ रिवर के बारे में। वर्क ऑफ रिवर, अब ये इसमें कुछ नई टर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो इसको समझने की कोशिश करना। तो रिवर जो वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है कहाँ पर, इन द रिवर के अंदर, वो क्या करता है, इरोड द लैंडस्केप। लैंडस्केप को क्या करता है, इरोड करता है, काटता है, कटाव करता है। देखो रिवर, जैसे ये रिवर है, ये फ्लो कर रही है यहाँ से इस प्रकार से, ओके। तो रिवर की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो जब वो चलना स्टार्ट करती है, जैसे कि इंसान की होती है ना, यंग चाइल्ड एज के अंदर, जब आपने रिवर को देखा हो, माउंटेन्स से चलना स्टार्ट करती हैं, तो उसमें जो वाटर है वो काफ़ी तेज़ गति में होता है और शोर भी ज़्यादा करता है। तो इसलिए यहाँ से क्या करता है, वो उस एज के अंदर चीज़ों को इरोड करता है। जैसे ही वो प्लेन एरिया के अंदर आता है, मतलब यंग एज के अंदर आती है, तो उसकी जो स्पीड है वो कुछ कम हो जाती है, ओके। जैसे इंसान होता है, पहले क्या होता है, चाइल्ड, फिर उसके बाद यंग, ओके, और फिर ओल्ड। 3 एज होती है। सेम इस प्रकार से हमने रिवर को इन्हीं 3 एज में डिवाइड कर रखा है। ये आगे पढ़ाएंगे तब बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर कि इस जो चाइल्ड एज होती है यहाँ पर, ये क्या करती है, चीज़ों का, उस मटेरियल को कटाव करती है, इरोड करती है। उसके बाद जैसे ही माउंटेन्स, ये प्लेन एरिया के अंदर आती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये हल्का फुल्का डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है, ओके। लेकिन जैसे ये ओल्ड एज में पहुंचती है, मतलब समुद्र के पास पहुंचती है, सी के पास पहुंचती है, तो इसकी स्पीड काफ़ी कम हो चुकी होती है और जिसके अंदर जो हैवी लोड्स होता है, मतलब जो ये पीछे से कटाव करके लाती है चीज़ों को, वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, कम्प्लीटली डिपॉजिट कर देती है, ओके। जैसे सी के पास पहुँचती है तो ये इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और ये अपने पास जो सारा मेटेरियल होता है, सारा लोड होता है, उसको डिपॉजिट कर देती है। तो जो इसकी फर्स्ट एज होती है उसके अंदर क्या करती है, रिवर इरोड करती है। जिस भी पार्ट से, जहाँ से भी फ्लो करती है, वहाँ से चीज़ों को क्या करती है, इरोड करती है। तो रनिंग वाटर होता है इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। लैंडस्केप को क्या करता है, इरोड करता है, कटाव करता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड एंड, जब सरफेस हार्ड रॉक्स के ऊपर, ये मैंने आपको प्लेटिव पढ़ा था तब बताया था कि जो रिवर्स होती है, जो वो वेरी हार्ड सरफेस के ऊपर क्या करती है, एक स्टीप एंगल से, मतलब एक खड़ी ढलान से नीचे गिरता है पानी उसके अंदर, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटरफॉल फॉर्म करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। ये जो प्लेट्यू हमने डिस्कस किया था लैंड फॉर्म्स के अंदर, तभी भी मैंने इसी एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को बताया था कि जो रिवर होती है वो एक स्टीप एंगल के ऊपर जब उसका वाटर गिरता है, और कहाँ पर, वेरी हार्ड सरफेस के ऊपर। देखो सरफेस कैसा है, यहाँ पे हार्ड है। अगर यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल होता, सॉफ्ट सरफेस होता, तो ये क्या करती, रिवर उसको काट देती यहाँ से, ओके, इरोड कर देती, और फिर इस तरीके से ये स्टीप एंगल नहीं बन पाता और ये वाटरफॉल नहीं बन पाता यहाँ पर। बट यहाँ पे क्या है, हार्ड सरफेस है। कैसा है, हार्ड सरफेस है, और इसलिए इसका जो कटाव है, जो वेदरिंग है, यहाँ पे जो इरोजन है वो हो नहीं पाता है, और उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटरफॉल की फॉर्मेशन होती है। और तो इसलिए यहाँ पे क्या बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मैंने आप लोगों को इंडिया के कुछ 2 बड़े वाटरफॉल्स के नाम बताए थे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम आप ज़रूर बताएं, ओके। उसका आंसर ज़रूर बताओ। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों को नाम पता होना चाहिए उनका। उसके अलावा कुछ वर्ल्ड के कुछ बिगेस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल है, कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल। ये कहाँ पे, वेनेजुएला के अंदर। कौन सा है, ANGEL, एंजल फॉल। ये कहाँ पर है, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है वेनेजुएला, वहाँ पर है एंजल फॉल। उसके बाद एक नियाग्रा फॉल, ये कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। कौन सा है, नियाग्रा फॉल। ये नाम आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो। एंजल फॉल, ANGEL, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट फॉल है, और ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला के अंदर पड़ता है, ओके। दूसरा बताया मैंने आप लोगों को, नियाग्रा फॉल। ये कहाँ पे है, USA और कनाडा की बाउंड्री पर पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे USA है
और उसके ऊपर कनाडा है। इसकी जो बाउंड्री है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर है वो। और एक है विक्टोरिया फॉल जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया कंट्री है उनके, जाम्बिया और जिम्बाब्वे कंट्री है उनके मतलब बाउंड्री के ऊपर पड़ता है ये कौन सा, विक्टोरिया फॉल। तो आप इनके नाम लिख सकते हो। और अब मैंने जो इंडिया के अंदर 2 बड़े फॉल्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको प्लेटू पढ़ाया था तब मैंने डिस्कस किए थे, अगर आपको पता है तो उनको कमेंट बॉक्स में आंसर अपना ज़रूर दें। अब देखते हैं मिएंडर्स के बारे में। तो मिएंडर्स क्या होते हैं, अभी आप फिलहाल इसकी डेफिनेशन समझ लो, फिर इमेज के हेल्प से क्लियर करते हैं इसको। देखो, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, जब रिवर प्लेन के अंदर एंटर करती है, इट ट्विट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स। क्या करती है, जैसे ऐसे चलती है ना इस तरीके से रिवर, तो ये क्या करती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स इस तरीके से जो फॉर्म करती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इस टर्न को क्या बोलेंगे, मिएंडर। इसी को क्या बोलते हैं, मिएंडर। ओके, जब रिवर्स क्या करती हैं, प्लेन में एंटर करती हैं तो क्या करती हैं, ये ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड, और बड़े बड़े क्या बनाती है, बैंड्स बनाती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मिएंडर्स। आपको इमेज में भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, जब ये रिवर्स है, ये फ्लो कर रही है इस तरीके से, तो ये जो बन रहे हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, मिएंडर्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मिएंडर्स। ओके, ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। इनकी डेफिनेशन आप याद कर लो, आपसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है ओक्सबो लेक। ओक्सबो लेक क्या होते हैं, जो ये मिएंडर्स होते हैं, ये क्या होता है, टाइम के साथ ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन, कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन, क्योंकि उसमें क्या होता रहता है, जब रिवर ऐसे फ्लो करेगी तो क्या करेगी, इरोजन और डिपोजिशन करेगी। ओके, तो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, जो मिएंडर की साइड होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, तो ये लूप यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे इस साइड से ब्रेक हो गए और ये रिवर डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी उसके बाद। अब मान लें जैसे ये रिवर है इस तरीके से फ्लो कर रही है, अभी कुछ टाइम के बाद ये रिवर इधर अब ऐसे फ्लो कर रही है। ओके, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये रिवर इधर की बजाय इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, इधर से आ जाएगी कट के, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ये कट जाएगी इधर से, डायरेक्ट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो वाटर फ्लो कर रहा था ये कट के अलग हो जाएगा यहाँ से, इसे क्या बोलते हैं, और इससे एक प्रकार से लेक बन जाएगी। ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, ये हमेशा भरा रहेगा इसके पास, इसके अंदर, इससे क्या बन जाएगी, लेक बन जाएगी, और इसको क्या बोलेंगे, ओक्सबो लेक। तो ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, जो लूप्स होते हैं कम क्लोजर एंड क्लोजर, ये लूप क्या हो जाते हैं, पास आते चले जाते हैं इस तरीके से। बिल्कुल यहाँ से ये धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम जब ये बनेगा तो इस टाइम इस तरीके से बिल्कुल आप ये मान लो ये ऐसे करके ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल और पास आ जाएंगे, और उससे नेक्स्ट टाइम ये कट के अलग हो जाएगी, मतलब ये रिवर डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगी यहाँ से। तो यही कहना चाह रहा है ये आप लोगों को, जो लूप्स है ये नज़दीक आते चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, टाइम के साथ इन कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट, मिएंडर के जो लूप होते हैं कट के अलग हो जाते हैं फ्रॉम द रिवर्स, और उस कटे हुए पार्ट को क्या बोला जाता है, ओक्सबो लेक। कटे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं हम, ओक्सबो लेक। ये देखो आपकी इमेज की हेल्प से, ये रिवर का ये जो पार्ट है ये इस तरीके से फ्लो कर रहा था, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, तो ये पार्ट का भी ये रिवर ऐसे फ्लो किया करती थी किसी टाइम पर, यहाँ पर ऐसे, ओके, ऐसे फ्लो करती थी। और टाइम के साथ क्या हुआ, ये रिवर कट के ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कट के अलग हो गया, और रिवर यहाँ से डायरेक्ट फ्लो करना, ये कभी भी ये हिस्सा भी इसका कट सकता है। कल को अगर ये कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बन जाएगी, ओक्सबो लेक बन जाएगी, और ये रिवर डायरेक्ट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है इसकी पोजीशन, रिवर की डायरेक्शन जो है, रूट है, ये चेंज होता रहता है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, ये ओक्सबो लेक बनती रहती है। तो आई थिंक आप ओक्सबो लेक समझ गए होंगे। थर्ड है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होता है, जब कभी कभार जैसे सीजन के अंदर ज़्यादा बारिश आती है तो उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। अब एक रिवर है, मान लो फ्लो कर रही है, बिल्कुल इस एरिया के अंदर फ्लो कर रही है, जब बाढ़ आती है तो उसका पानी कितना दूर तक चला जाएगा, इस कंप्लीट एरिया को कवर करके चलेगी है। ओके, क्योंकि पानी अब इतना दूर तक बहल के चल रहा है, इसका इधर भी दोनों साइड, तो इस एरिया को क्या बोला जाता है, फ्लड प्लेन। अब ये ऐसा तो रेगुलर तो रहता नहीं है, ये सीजन होता है उस टाइम पे जब फ्लड वगैरह आती है तो इतना चलता है, उसके बाद में अगेन जब फ्लड का सीजन चला जाएगा, फ्लड ख़त्म हो जाएगी, तब ये रिवर फिर अगेन इतने पार्ट के अंदर अपने में फ्लो करेगी। तो लेकिन जो जिस पोर्शन तक फ्लड आती है वो रिवर फ्लड ला सकती है, उसको क्या बोलते हैं, उस रिवर का फ्लड प्लेन। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सोयल एंड अदर मटेरियल्स। तो जब फ्लड आती है तो आपको पता है वो रिवर क्या करती है, उसके साथ मिट्टी वगैरह भाग के लाती है और उसको यहाँ ला के डिपॉजिट कर देती है। जब फ्लड वापस चली जाती है तो यहाँ पर बारीक मिट्टी के कण आप लोगों को नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे।
तो इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सोयल, वहाँ पे मिट्टी की फाइन सोयल को डिपॉजिट कर देती है, और उसके अलावा कुछ अदर मटेरियल जो अपने साथ वो बहा कर लाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्स अलोंग इस बैंक, जो नदी रिवर के जो किनारे होते हैं वहाँ पे वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और उससे क्या बनता है, फर्टाइल फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन होती है। ओके, किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन होती है। अब जो लोग रिवर के पास में रहते हैं वो ईजिली इस चीज़ को समझ गए होंगे, वैसे तो बाकी ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें समझने के लायक। आई थिंक फ्लड प्लेन समझ गया कि जब फ्लड आती है रिवर के अंदर तो जिस एरिया तक वो फ्लड लाती है उसके अंदर वाटर फ्लो करता है उस टाइम पर, उसे उसका क्या बोला जाता है, फ्लड प्लेन बोलते हैं हम। इमेज की हेल्प से देखो, जैसे ये रिवर है, ये फिलहाल प्रेजेंट में ऐसे फ्लो कर रही है, जो इसका ब्लू ब्लू पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये। ओके, बट जब फ्लड आती है तो ये यहाँ तक फ्लो करती है, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है दोनों साइड, यहाँ तक इसका वाटर फ्लो करता है, तो इसलिए इसका बोलेंगे इस रिवर का फ्लड प्लेन कहाँ तक है, ये यहाँ तक इसका कंप्लीट क्या है, इसका फ्लड प्लेन है। ओके, अब देखो फ्लड प्लेन हो गया। अब नेक्स्ट है लीवीज, तो जो फ्लड आई थी इसके अंदर, मान लो फ्लड प्लेन जो बना था, तो इसके जो रेज्ड बैंक है जहाँ तक इसके किनारे बने हुए हैं फ्लड के टाइम पर, उन्हें क्या बोला जाता है, लीवीज, क्या बोलते हैं, लीवीज। ओके, जैसे ये इसके जो फ्लड प्लेन्स है, मान लेते हैं यहाँ तक ये फ्लड आई थी, तो ये क्या है, ये लीवीज है। ओके, इनको क्या बोलेंगे, लीवीज। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। अब जैसे रिवर फ्लो कर रही है, ये देखो ये रिवर है, यहाँ तक ये कौन सी है, मेन रिवर है ये। ओके, ये कौन सी क्या है, मेन रिवर, ये है मेन रिवर। और ये जो मेन रिवर फ्लो कर रही है तो ये क्या करती है, जैसे जैसे समुद्र के पास पहुँचती है, जो अपना ये इसकी स्पीड कम होती है, तो ये किस में, पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देखो ऐसे टूट गई, एक पोर्शन इसका ऐसे चला गया, एक पोर्शन ये इधर चला गया, एक पोर्शन ये ऐसे डिवाइड होकर ऐसे चली गई। ये काफ़ी क्या है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, तो इन्हीं पार्ट्स को क्या बोला जाता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जब रिवर सी के पास पहुंचती है, ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सी है, समुद्र है यहाँ पर, ये क्या है, सी है। जब रिवर समुद्र के पास पहुंचती है तो स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर होती है, किसकी, जो स्पीड क्या है, वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो रिवर क्या होती है, ब्रेक्स किसमें, पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में दिख रहा है आपको, ब्रेक हो गई यहाँ पर। और इन स्ट्रीम्स को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। स्ट्रीम को क्या बोलेंगे, छोटी छोटी धाराओं में टूट जाती है, और इन धाराओं को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्या कर रही है रिवर, जो मेन रिवर है अपने साथ काफ़ी सारा मटेरियल लेके आती है, भाग के लाती है, और उसको जैसे जैसे स्पीड स्लो होती है तो सारा मटेरियल यहाँ पे क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पूरे में क्या कर दिया रिवर ने, ये जो लैंड एरिया नज़र आ रहा है ना बीच में आपको, यहाँ पे पूरा मटेरियल डिपॉजिट कर देती है, और उसकी वजह से कुछ दलदली यहाँ पे एरिया बन जाता है, दलदली एरिया बन जाता है। यहाँ पर दलदल होती है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी भी है और पानी भी है, दोनों का मिक्सचर है, तो दलदल एरिया बन जाता है, उसे क्या बोला जाता है, डेल्टा। तो रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगेंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। जब रिवर बिल्कुल स्लो हो जाती है तो जो अपना लोड होता है, लोड मतलब जो भी चीज़ वो अपने साथ इरोड करके भाग के लाती है, उस चीज़ों को डिपॉजिट कर देती है। और ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट ऑन माउथ। अच्छा, जहाँ रिवर जाके गिरती है इसे क्या बोला जाता है, रिवर का माउथ बोलते हैं। जैसे रिवर जहाँ पे ओशन में जाके मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसका माउथ। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो अपना अलग अलग माउथ फॉर्म करते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी जिसके अंदर है, ये जा रही है, इसने ये इसका माउथ हो गया, ये इस डिस्ट्रीब्यूटरीज का माउथ है, ये इस डिस्ट्रीब्यूटरीज का माउथ है। ओके, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म्स ऑल द माउथ फॉर्म ए डेल्टा। और जितने भी एक माउथ बन रहे हैं यहाँ पर, जहाँ जो ओशन में सी में जाके मिल रहे हैं, और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर, डेल्टा का। डेल्टा आप ये समझ लो, जहाँ पे रिवर समुद्र में जाके मिलती है वहाँ पे दलदली सी भूमि बन जाती है, जहाँ पे मिट्टी भी होता है, पानी भी होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और ये कौन सी रिवर फॉर्म करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ पर पड़ता है, बांग्लादेश और जो हमारे वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पर होता है, वहाँ पर बनता है सुंदरबन डेल्टा। कौन कौन सी रिवर फॉर्म करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो सी वेव्स किस प्रकार कार्य करती है, अब देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में। तो सी वेव्स क्या करती हैं, इरोजन करती हैं और डिपोजिशन करती हैं। किस चीज़ का इरोजन करती हैं और किसका डिपोजिशन करती हैं,
तो अब इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स की किसको क्या करती हैं, कोस्टल एरिया जो कोस्टल लैंड फॉर्म्स है उसकी फॉर्मेशन होती है, या फिर उससे कोस्टल एरिया हमारा जो फॉर्म होता है। अब किसका इरोजन और किसका डिपोजिशन करती हैं, ये देखो इमेज के हेल्प से आप, ये यहाँ पे कुछ क्या है, रॉक्स हैं। जब ये जो सी वेव्स क्या करती हैं, यहाँ पे इनसे स्ट्राइक करती हैं तो इस पर यहाँ पर क्या करती है, होल क्रिएट हो जाता है। इनका क्या करती हैं, इन रॉक्स का इरोजन करती है। तो अब इस प्रकार से जो इरोजन होना स्टार्ट होता है, ये हो गया यहाँ पे एक होल्स क्रिएट होना स्टार्ट होता है। इसको क्या बोला जाता है, सी केव्स। जब रॉक के अंदर इस सी वेव्स यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं तो उससे यहाँ पे इरोजन होता है। इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, सी वेव्स की, सॉरी सी केव्स की। क्या ये, सी केव्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सी केव्स। और जब से ये स्ट्राइक इस पे चलती रहती है, इसका इरोजन कंटिन्यूस होता रहता है और कुछ टाइम के बाद ये शेप किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरीके की शेप में फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है। ये जो होल है यहाँ से ये बिल्कुल आर पार हो जाएगा जैसे इसके अंदर दिख रहा है, और यहाँ पे एक ये रूफ की तरह आप लोगों को नज़र आएगा। इसको क्या बोलते हैं, सी आर्क। क्या बोलेंगे, सी आर्क। ओके, और उसके कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ये कम्प्लीटली यहाँ से कट जाएगा पोर्शन, और आपको इस तरीके का जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये रूफ ऊपर से ख़त्म हो जाएगी, उसका कम्प्लीटली इरोजन हो जाएगा। और इरोजन होने के बाद ये शेप इस तरीके की आप लोगों को नज़र आएगी। इसको बोला जाता है स्टैक, STAC की स्टैक। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक। तो सी केव्स, आई थिंक आप समझ गए सी केव्स क्या होता है, कि जो सी वेव्स होती है उनके इरोजन की वजह से वहाँ पे जो रॉक्स होती है उसके अंदर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, केव की आकार के होल्स क्रिएट हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, सी केव्स। और कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ये इरोजन्स बढ़ता जाता है इस इरोजन के बाद ये जो होल है ये बिल्कुल आर पार हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, सी आर्क। और फिर उसके कुछ टाइम के बाद फ्यूचर के अंदर वो सी आर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टैक के अंदर। जो उसकी रूफ है ऊपर से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, और एज ए एक वाल की तरह जो शेप है वो सिर्फ वाल की तरह बच जाती है, उसे क्या बोला जाता है, स्टैक। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो किसका इरोजन और किसका डिपोजिशन हुआ, जो वहाँ पे माउंटेन रॉक्स थी उनका इरोजन और डिपोजिशन हुआ। और किसकी वजह से हुआ, ये सी वेव्स की वजह से, और उसकी वजह से क्या हुआ, कोस्टल लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। ओके, या फिर कोस्टल एरिया धीरे धीरे इंक्रीज या बढ़ता चला जाता है वहाँ पे। अब सी वेव जो होती है कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती है द रॉक्स के ऊपर। ये मैंने आपको अभी इमेज के अंदर दिखाया था, जो सी वेव्स क्या कर रही हैं, उन रॉक्स पर स्ट्राइक कर रही हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रैक डेवलप हो रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद जो ये क्रैक होते हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, और किसकी फॉर्म ले लेते हैं, लाइक ए केव्स, केव की तरह दिखने लग जाते हैं, जो इसको हमने अभी क्या बताया था, सी केव्स। और उसी को क्या बोला जाता है, रॉक की किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, केव की, और उसे हम क्या बोलते हैं, सी केव्स। ओके, जो रॉक है उसके ऊपर केव की फॉर्मेशन हो जाती है, केव के आकार की एक जो इमेज है, जो उसका जो होल है, होल क्रिएट हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, सी केव्स। कुछ टाइम के बाद एज दीज एक्टिविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर, और जो एक्टिविटीज़ धीरे धीरे चलती रहती है उसका जो होल है बिगर बड़ा होता जाता है, और ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, क्या रह जाती है, जो केव्स की सिर्फ रूफ या मतलब छत रह जाती है सिर्फ, और उसे क्या बोलते हैं, सी आर्क। अगेन फर्दर क्या होता है, द इरोजन ब्रेक्स द रूफ, जो इरोजन होता है वो रूफ को भी ब्रेक कर देता है, और सिर्फ जो वाल है वो लेफ्ट रह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैक। अब सी क्लिफ क्या होता है, द स्टीप रॉकी कोस्ट। आप जैसे एक जगह तो आपने देखा होगा, जैसे कोई भी समुंदर है, सी है, ओशियन है, उसके पास बीचेज बनते हैं, बीचेज की फॉर्मेशन होती है। ओके, जैसे ये ओशियन है या वाटर भरा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इधर बीच की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, और काफ़ी जगह जहाँ पे बीच नहीं बन पाते वहाँ क्या है, मान लो यहाँ पे रॉक है, कोई चट्टान है, बिल्कुल वाटर आके यहाँ पे टकरा रहा है, टक्कर मार रहा है, समुद्र का वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, टक्कर मार रहा है, और ये क्या है, रॉक है। ये क्या है, वर्टिकल इसकी हाइट है, मान लेते हैं 20 फुट या 40 फुट ऊंची, क्या है ये 50 फुट ऊंची, क्या है ये 50 फीट हाइट की एक रॉक है। ओके, वर्टिकल इसकी कुछ हाइट है, और वाटर सीधा आके इस पर स्ट्राइक कर रहा है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है उसको बोला जाता है सी क्लिफ। स्टीप रॉकी कोस्ट, जो कोस्ट कैसा है वो रॉकी कोस्ट है। कोस्ट समझ गए ना, जो कोस्टल एरिया, जो सी के पास का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, कोस्ट। और राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, कैसा है वो, वर्टिकली है अबव द सी वाटर, सी वाटर के साथ वर्टिकली खड़ा हुआ है, ये देखो वर्टिकली है ये सी वाटर के पास, कोस्ट के पास, और इसे क्या बोलते हैं, सी क्लिफ। क्या बोला जाता है, सी क्लिफ। और जो सी वेव जो होती हैं वो जो डिपॉजिट किए हुए सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं उनको डिपॉजिट कर देती है, कहाँ पर, अलोंग द सी शोर, जो शोर होता है उसके पार, उसी से किसकी फॉर्मेशन होती है, बीचेस की फॉर्मेशन होती है, उससे किसकी फॉर्मेशन होती है, बीचेस।
ओके, जैसे उन्होंने जो रॉक्स वगैरह हैं इनको क्या किया, इरोड किया, और उसके बाद जो उसके जो सेडिमेंट्स थे उनको कहाँ ला के, जो उसका शोर था मतलब वो नहीं समझ सकते, उसका जो किनारा था वहाँ पे लाके डिपॉजिट कर दिया, और उसकी किसकी फॉर्मेशन हुई, उसके बीचेस की। तो बीच की फॉर्मेशन कैसे होती है, आई थिंक आप ये सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्क ऑफ आइस। वर्क ऑफ आइस के बारे में देखते हैं क्या है वर्क ऑफ आइस, या वर्क ऑफ आइस कैसे काम करता है। अब आपने ग्लेशियर वर्ड के बारे में तो सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है, रिवर ऑफ आइस। रिवर ऑफ आइस, जब ये ग्लेशियर चलते हैं, जब आपने देखा काफ़ी बार, जैसे ये आइस आपको दिखाई दे रही है, ये ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये ग्लेशियर क्या करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर ऑफ आइस। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यूज़ देखता है, तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर 2021, इससे भी 3 से 4 महीने पहले उत्तराखंड के अंदर अभी एक काफ़ी बड़ी त्रासदी हुई थी। उसके अंदर एक रिवर के अंदर काफ़ी अमाउंट में एक साथ वाटर आ गया था, और उस वाटर के पीछे क्या रीजन बचाया जा रहा था, जो ये वर्क ऑफ आइस है, इसके अंदर मैं भी एक वर्ड बताने वाला हूँ, ग्लेशियल मोरेन्स। क्या बता रहा हूँ, ग्लेशियल मोरेन्स। अब वो बताया जा रहा था कि उस रिवर के अंदर इतना जो वाटर आया था वो कहाँ से आ गया था, उसके पीछे जो अजम्पशंस लगाई जा रही थी कि वहाँ पे कोई ग्लेशियल मोरेन्स बना हुआ था, और वो ब्रेक हो गया, उसके अंदर जो वाटर था वो सारा फ्लो करके उस रिवर में आ गया, उसकी वजह से काफ़ी बड़ी त्रासदी थी। आपको नहीं पता हो तो न्यूज़ में देख सकते हो, मई जून के महीने में शायद ये 2021 के अंदर आप ग्लेशियल मोरेन्स ब्रस्ट उत्तराखंड करके सर्च कर लेना, शायद कहीं ना कहीं आप किसी न किसी न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगा ये। ओके तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को आइस के, ये क्या करते हैं, जब फ्लो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर, सो क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस। और जब ये जब रिवर ऑफ आइस फ्लो करती हैं, तो इस तरीके की कुछ माउंटेन्स होती हैं, या फिर इस तरीके की कुछ रॉक्स होती हैं, इनको क्या करती है, अपने बड़ी बड़ी रॉक्स को अपने साथ ब्रेक करके ले आते हैं, और जब ये फ्लो रुकना स्टार्ट करते हैं, तो मान लेते हैं इन्होंने इस रॉक को ब्रेक किया और ला के यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लाके क्या कर दिया, डिपॉजिट, कुछ रॉक्स को अपने साथ वाकर लाई, उसके अलावा कुछ और बारीक बारीक मटेरियल, सैंड वगैरह हो गई, किसी भी चीज़ को अपने साथ इरोड करके लाते हैं, और यहाँ लाके उन्होंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो एक तो इधर तो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया, ये रास्ता क्या हो गया, इधर से कम्प्लीटली ब्लॉक। अभी आइस टाइम के साथ मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, तो ये वाटर यहाँ पे मिल के क्या हो जाएगा, एज ए लेक का रूप ले लेगा। यहाँ पे वाटर भर जाएगा धीरे धीरे ये, और ये किसका रूप ले लेगा, एज ए लेक का। तो इस समुद्र के माउंटेन्स के ऊपर ये ब्यूटीफुल सुंदर सी लेक हमें नज़र आएगी, और ये इस लेक को क्या बोला जाता है, ग्लेशियल मोरेन्स। किसकी वजह से बनी है ये, ग्लेशियर की वजह से, क्योंकि जब ग्लेशियर फ्लो किए थे तो उन्होंने अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स लेके आए थे, कुछ इरोडेड मटेरियल्स लेके आए थे, रॉक्स वगैरह, उसको ला के यहाँ डिपॉजिट कर दिया। उसकी वजह से क्या बना, यहाँ पे एक लेक की फॉर्मेशन हुई, उसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। तो यही अजम्पशंस लगाई जा रही थी जो उत्तराखंड के अंदर था, कि कोई इस प्रकार की लेक है जो माउंटेन्स के ऊपर फॉर्म हो गई थी, और उसका जो वाटर है वो कभी इस टाइम से ज़्यादा वाटर उसके अंदर हो गया, तो उसकी वजह से लेक टूट गई थी, और उसकी वजह से अभी उस रिवर के अंदर काफ़ी अमाउंट में वाटर आया था, और उसकी वजह से कुछ 150 से 200 लगभग वर्कर्स हैं उस रिवर में, किसी डैम पर काम कर रहे थे, वो उस वाटर के अंदर मिसिंग थे, उनकी सर्च ऑपरेशन जारी था उस टाइम तक, उसमें से कुछ डेड भी हो गए थे। ओके, तो ग्लेशियल मोरेन्स आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा क्या होता है ग्लेशियल मोरेन्स। जो ग्लेशियर्स जो होते हैं, रिवर ऑफ ग्लेशियर होती हैं, वो अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स को बहा कर लाती हैं, इरोडेड मटेरियल्स को लेके आती है, उसको डिपॉजिट कर देती है, उसकी वजह से जो लेक का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। ओके, द मटेरियल्स कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक्स और बिग और स्मॉल, ये जो रॉक्स होती है बड़ी छोटी हो सकती है, सैंड भी हो सकता है, सिल्ट्स हो सकती हैं, ये क्या करती हैं, लाइक क्या आती है, डिपॉजिट कर देती हैं, और दी डिपॉजिट्स, इस डिपॉजिट की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लेशियल मोरेन्स का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक आपका ग्लेशियल मोरेन्स क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है वर्क ऑफ विंड। आप देखते हैं वर्क ऑफ विंड के बारे में। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर रेगिस्तान के अंदर कभी घूमने गया हो, डेजर्ट के अंदर कभी घूमने गया हो, तो आप लोगों ने इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे देखी होंगी। तो जो इस तरीके के पहाड़ से आपको मिट्टी के पहाड़ दिखाई देते हैं, इनको क्या बोला जाता है, सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। ओके, अभी देखते हैं इनके बारे में भी। तो पहले बात कर लेते हैं मशरूम रॉक्स क्या होती हैं। अब जो मेन एक्टिव एजेंट होता है वहाँ पर, कहाँ पर जो डेजर्ट के अंदर कौन होता है, वो विंड। कौन होता है, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। क्या होता है, विंड। हवा ही वहाँ पे काम करती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर तो है नहीं। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। आप में से सब लोगों ने मशरूम तो देखी होगी। तो ऊपर से जो उसका पोर्शन होता है इस तरीके से चौड़ा होता है, नीचे से इस तरीके से
भिड़ा होता है। इस तरीके की शेप की रॉक्स आपको नज़र आएंगी। ये क्या है, रॉक है वहाँ पर। ये कहाँ पे दिखेंगे आपको, डेजर्ट में। तो जो विंड होती है वो जब चलती है तो इस तरीके से अपर पोर्शन को ना कट करके इरोड करके जो निचले का जो लोअर पोर्शन होता है ना उसको इरोड करती है। किसी भी रॉक के जो लोअर पोर्शन होता है उसको इरोड करती है। इसलिए जो वहाँ पे रॉक्स होती हैं उनकी शेप आपको इस तरीके की, ऊपर का पोर्शन है कंप्लीट दिखाई देगा, नीचे का ये पोर्शन है ये किसने, विंड ने उसको क्या कर दिया, इरोड कर दिया, कटाव कर दिया वहाँ पे और उसको ले जाके कहीं और डिपॉजिट कर दिया। ओके, तो इस नीचे वाले पोर्शन को कट कर दिया तो जो वहाँ पे आपको रॉक नज़र आएंगी वो किस शेप की नज़र आएंगी, मशरूम शेप की। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मशरूम रॉक्स। उनको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स। ओके, इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। आपको किसकी शेप में नज़र आएगी, मशरूम की शेप में। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। उनको क्या बोला जाता है, मशरूम रॉक्स बोलते हैं। और ये मशरूम रॉक्स क्यों बनती है, मैंने आपको बताया क्योंकि जो वहाँ पे विंड होती है, जो मेन एक्टिव एजेंट होता है वो क्या करती है, जो रॉक्स का जो लोअर पोर्शन है उसको कट करती है, इरोड करती है अपर पोर्शन के कंपेयर में। अपर पोर्शन को कम इरोड करती हैं वो, इस वजह से वहाँ पे मशरूम शेप की जो रॉक्स है उनका फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं सैंड ड्यून्स के बारे में। सैंड ड्यून्स क्या होती हैं, जो हवाएं चलती है वो क्या करती हैं, मिट्टी को जो होती है सैंड होती है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे अपने साथ कैरी करके ले जाती हैं और किसी अनदर प्लेस पे उनको डिपॉजिट कर देती है। जब वो हवाएं रुकती है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसको डिपॉजिट कर देती हैं और इस प्रकार की छोटे छोटे हिल्स आपको, मिट्टी के छोटे छोटे हिल्स आपको नज़र आएंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। तो इस तरीके के जो मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ आपको दिखाई देते हैं रेगिस्तान के अंदर, इनको क्या बोला जाता है, सैंड ड्यून्स। और ये बनते कैसे हैं, हवाएं चलने से। जब हवाएं चलती हैं तो इस मिट्टी को यहाँ से उठा के ले जाके साथ अपने साथ क्या करेगी, कैरी करके ले जाएगी और जब वो हवा रुकती है तो वो वहीं पे ले जाके उसको डिपॉजिट कर देती है किसी अनदर प्लेस पे। तो वो जो सैंड ड्यून्स है वो नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट मंथ जब भी आप देखेंगे कभी तो वो आपको कहीं और नज़र आएगा। तो इनकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। और जब ये इस तरीके का जो काफ़ी बड़ा एरिया है, इस तरीके का जो डिपोजिशन है वो एक जो बड़े एरिया के अंदर हो जाता है, इसका जो ये कैरी की जो मिट्टी के जो बारीक ग्रेन्स होते हैं सैंड के, जो इनको विंड अपने साथ कैरी करके लेके जाती है, ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस पर और एक बड़े एरिया के अंदर इनको डिपॉजिट कर देती है। मान लेते हैं विंड ने इस इमेज में देखते हैं इस सैंड को इन्होंने क्या किया, विंड ने कैरी किया और यहाँ से ले जाके किसी पर्टिकुलर दूर एरिया में ले जाके उसको एक बड़े एरिया के अंदर डिपॉजिट कर दिया। इतने बड़े एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, लोएस। क्या बोलते हैं, LOESS, लोएस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, लोएस। जब यहाँ से जो विंड थी डेजर्ट्स में से क्या करके लेके आई थी, सैंड के बारीक ग्रेन्स को अपने साथ कैरी करके लेके आती हैं और एक लार्ज एरिया के अंदर उसको लाके डिपॉजिट कर देती हैं, उसको लोएस बोलते हैं। और इस तरीके के जो बड़े बड़े एरियाज़ है वो कहाँ पाए जाते हैं, चाइना के अंदर। ओके, कहाँ पाए जाते हैं, चाइना के अंदर। इस तरीके के काफ़ी बड़े एरियाज आपको मिलते हैं, हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्यूचर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ताकि आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।